आज हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे, एकदम बेसिक से स्टैंडर्ड की तरफ, एकदम एडवांस लेवल पे जाएंगे। एक्टिव और पैसिव, एक्टिव और पैसिव होता क्या है? किसी बात को एक्टिवली कह देना जान है, किसी बात को बेजान तरीके से कह देना। अब इसका मतलब ऐसा नहीं है कि एक्टिव वाला सेंटेंस जिंदा सेंटेंस होता है और पैसिव वाला सेंटेंस मुर्दा सेंटेंस होता है। किसी भी सेंटेंस के अंदर तीन चीजें होती हैं: सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। जब कोई वाक्य सब्जेक्ट से बनेगा वो वाक्य एक्टिव कहलाएगा, जब कोई वाक्य ऑब्जेक्ट से बनेगा वो वाक्य पैसिव कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास सेंटेंस ये है, ही टीचेज हिंदी इन दिस क्लास। वह इस क्लास में हिंदी पढ़ाता है। वह इस क्लास में हिंदी पढ़ाता है। इस बात को अगर मैंने ऐसे कह दिया कि हिंदी इज टॉट इन दिस क्लास बाय हिम, ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस का हो गया और ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस का हो गया। क्लियर? कोड का काम नहीं आया, रुकने भी नहीं। जी, असल में एक्टिव से पैसिव वॉइस में क्या होता है, केवल वर्ब का चेंज होता है। एक काम खुद ना करके किसी के द्वारा किया जाता है, यानी एक काम सब्जेक्ट करता है, वही काम अगर ऑब्जेक्ट करेगा वो हो जाएगा पैसिव वॉइस। केवल तीन चीजों की इसमें जरूरत पड़ेगी, उसी पे हम फोकस करेंगे। एक सब्जेक्ट, एक मेन वर्ब और तीसरा होता है हमारा ऑब्जेक्ट। हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट किसी भी वाक्य में काम को करने वाला होता है, करने वाला। वर्ब क्या होती है? वर्ब होती है हमारी एक्शन, काम क्या हो रहा है, यानी एक्शन, ये करने वाला क्या हरकत कर रहा है। ही टीचर्स, में पढ़ा रहा है, वो पढ़ा रहा है। अब पढ़ा रहा है, वो क्या पढ़ा रहा है? जवाब मिला क्या का? हिंदी पढ़ा रहा है। तो ये हिंदी हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। हमें एक्टिव से पैसिव वॉइस में करना क्या होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाना होता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले जाना होता है। वर्ब जहां है वो वहीं रहती है, बस इसका रूप बदलता है। हम ये सारी चीजें कैसे बदलता है, क्या क्या परिवर्तन होता है, ये हम अभी सीखेंगे। उससे पहले क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक्टिव से पैसिव कितने सेंटेंसेस को बनाया जा सकता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे वो कौन कौन से सेंटेंसेस हैं जिनको एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हैं, पैसिव से एक्टिव में बदल सकते हैं। वो क्या है, एक्टिव से पैसिव में बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक पॉइंट ये है कि केवल 8 टेंसेस के सेंटेंसेस को
हम एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हैं। सबसे पहले बाध्यता है हमारी 8 टेंसेस के सेंटेंसेस को हम एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हैं। और वो 8 टेंसेस कौन कौन से हैं? ये वे सेंटेंसेस हैं जिन सेंटेंस के अंदर बी या बीन हेल्पिंग वर्ब में आते हैं। जिन सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब में बी या बीन आते हैं उन सेंटेंस को हम पैसिव नहीं बनाते। जिन सेंटेंसेस की सहायक क्रियाओं में बी या बीन, जैसे बी किसमें आता है? विल बी, शैल बी, विल बी, शैल बी, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को एक तो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनेगा। दूसरा, जिनकी सहायक क्रियाओं में बीन आता है, बीन जैसे हैज बीन या हैव बीन या हैड बीन या विल हैव बीन, शैल हैव बीन, यानी इन सहायक क्रियाओं से हमें अंदाजा लग जाएगा कि हैज बीन, हैव बीन होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैड बीन होता है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ये होता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी जिन सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब में बी या बीन आता है उन सेंटेंस को हम एक्टिव से पैसिव नहीं बना सकते। इट मीन्स केवल 8 टेंसेस के सेंटेंसेस को हम एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हैं। वे 8 टेंस कौन कौन से हैं? वो 8 टेंस है हमारे, एक टेबल में अगर बनवाऊंगा अभी आपको। वो 8 टेंस है हमारे। एक, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट। दूसरा, पास्ट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट। तीसरा, फ्यूचर इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस का नहीं बनेगा, परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। अगर हम देखें तो केवल 6 टेंसेस के सेंटेंस को हम प्रेजेंट और पास्ट के बना रहे हैं और फ्यूचर के 2 टेंस बनेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। तो केवल ये 8 टेंसेस के सेंटेंस को हम पैसिव में बदल सकते हैं। यानी एक चीज बात पता लगी, only the sentences of 8 tenses can be converted from active to passive। केवल 8 टेंसेस के सेंटेंस को हम एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हैं। और वे टेंस कौन कौन से हैं? ये वे सेंटेंस हैं जिनकी सहायक क्रियाओं में बी या बी नहीं होता है, केवल उन्हीं को हम एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हैं। जिनकी सहायक क्रियाओं में बी या बीन होता है पहले से लगा हुआ, उन सेंटेंसेस के अंदर उनको हम पैसिव वॉइस में नहीं बदल सकते। ये तो हमारे 12 सेंटेंस हो गए। पहले हम इन्हीं 12 सेंटेंस को हम आगे पढ़ाई करेंगे। इनको नोट डाउन करें जरा, अगर पढ़ने में आ रहा हो तो। किसी को चाय पीना तो चाय पी लो। जब तुम्हारी समझ में आ रहा है सारी दुनिया समझ रही है वहां। हाँ, अब
इनको खा लो। अरे दूर से पकड़ लो, उठा लिया साइड से। ये भाई दरवाजा उठाओ, उसमें से उठा दिया। जो तुमने नुकसान करा ना आगे 2 बिस्कुटों का है। जी क्या कह रहे हो? अच्छा हेलो। इतना क्या है, तो जो जो नए नए हैं ना, जिनको नहीं आते, खाली वो ध्यान रखें खाली कि तुम्हारे चाय के चक्कर में रोका अपना हाथ।
दिखाई दे रहा है? अब देखो, ये 12 के 12 टेंसेज, इन 12 के 12 टेंसेज में क्या क्या परिवर्तन होगा, किस तरह से हमारा ये एग्जाम में आएगा, इसे अभी देखेंगे हम जरा। मैंने एक टेबल बना रहा हूं मैं, हाथों हाथ इसको नोट डाउन करना। एक तो मैंने लिखा टेंस, फिर एक्टिव वॉइस और फिर पैसिव वॉइस। कोई भी टेंस मैं इधर लिखूंगा, एक्टिव वॉइस की उसमें हेल्प वर्ब मेन वर्ब क्या है, केवल वर्ब से पहचान लेंगे कि सेंटेंस हमारा किस टेंस का है। हमें एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए केवल इन्हीं चीजों पर फोकस करना, हम केवल उन्हीं बातों को देखेंगे कि जिन बातों से हमें मतलब है। इन मैंने भी बताया कि केवल 8 टेंसेस के सेंटेंस को हम एक्टिव से पैसिव बदल सकते हैं, और वो 8 टेंसेस कौन कौन से हैं और उनमें क्या क्या हमारा परिवर्तन होगा, उसके लिए मैंने एक टेबल बनाई यहाँ पे। सबसे पहले मैंने लिखा है टेंस, और सबसे पहले टेंस लिखा मैंने प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट टेंस में आता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस का प्रयोग उसमें होता है, एक वचनकर्ताओं के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बहुवचनकर्ताओं के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या गलत रह गया सॉरी, बहुवचनकर्ताओं के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एक वचनकर्ताओं के साथ उसमें एस या ईएस भी लगाते हैं यदि वो वाक्य हमारा साधारण होता है। इसके अलावा जो यदि वाक्य हमारा निगेटिव या इंट्रोगेटिव होगा तो उसमें डू या डज का इस्तेमाल होगा, और उसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें ऐसे ईएस नहीं आएगा। यदि किसी वाक्य में ये आते हैं ऐसे ईएस आ जाए या डू या डज आ जाए, तो फिर इन वाक्यों को हमें जब हम पैसिव बनाते हैं तो उन्हें हम इज एम आर अपनी तरफ से इज एम आर का प्रयोग करेंगे, एक सहायक क्रिया के रूप में इज एम आर का प्रयोग करके मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसी से पहचाने कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है एक्टिव वॉइस। इसको हमें अगर पैसिव बनाना है तो फिर हम क्या करेंगे, उसे इज एम आर का इस्तेमाल करके और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें लगाएंगे। दूसरा मैंने लिखा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एक्टिव वॉइस की पहचान है हमारी रहा रही रहे, लेकिन सहायक क्रिया से पहचान करेंगे हम तो होगा उसकी पहचान इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा, इसी से पहचान पड़ जाएगी सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। जब हम इसको पैसिव बनाएंगे तो इज एम आर के साथ हम बीइंग का प्रयोग करेंगे, यानी इसकी आईएनजी फॉर्म हटा करके बी में बीइंग आईएनजी में लगा देंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जितने भी एक्टिव से पैसिव बनाएंगे हम, जितने भी पैसिव वॉइस होंगे उसी में उसमें सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। केवल एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बदलनी होती है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं, सेंटेंस का पैसिव बन जाता है। बस ध्यान रखना है उसकी सहायक क्रिया का हेल्पिंग वर्ब क्या है। अब हम अगर देखें इन दोनों में कंपैरिजन करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर, तो हम देखेंगे इज एम आर का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एक्टिव वॉइस में भी हो रहा है, इज एम आर का प्रयोग पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में भी हो रहा है। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। कंटिन्यूअस में कोई जिस कंटिन्यू है, जो चीज भी कंटिन्यू है उसमें हमेशा आईएनजी फॉर्म लगेगी, जो भी चीज कंटिन्यू है उसमें सभी हमेशा आईएनजी फॉर्म लगेगी, और आईएनजी फॉर्म अगर लगेगी तो आईएनजी फॉर्म में थर्ड फॉर्म कभी नहीं आएगी। आईएनजी फॉर्म की थर्ड फॉर्म तब लगेगी जब आईएनजी को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यानी बी में लगा देंगे, यानी बीइंग का प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जितने भी पैसे होंगे सब में थर्ड फॉर्म लगेगी।
अगर कहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ रहा है तो उसकी आईएनजी को हटा करके हम बी के साथ लगा देंगे, बीइंग का प्रयोग करके। यानी इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म है तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव वॉइस है, और इज एम आर के साथ अभी थर्ड फॉर्म अगर है तो इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है। ये बात ध्यान दें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। इसको और थोड़ा आगे पढ़ेंगे डिटेल में। अभी हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि किन किन सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में बदला जा सकता है। अब देखिए उसके बाद मैं लिखता हूं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की अगर मैं एक्टिव की बात करूं तो प्रेजेंट परफेक्ट में एक्टिव वॉइस में हमारा हैज और हैव सहायक क्रिया के रूप में आता है, और उसके साथ मेन वर्ब की हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एक्टिव वॉइस में हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर किसी सेंटेंस में हैज या हैव की थर्ड फॉर्म आता है उसका पैसिव बनाना है तो फिर हम उसके अंदर हैज के साथ बीन लगा देंगे, हैज बीन और हैव बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए थर्ड फॉर्म सभी में आएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी में आएगी। अगर हैज या हैव आ रहा है तो उसमें हैज के साथ बीन और लगा देंगे, हैज बीन हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक वचन कर्ताओं के साथ हैज लगाएंगे, बहुवचन कर्ताओं के साथ हैव लगाएंगे। यही रूल हमारा इधर काम आएगा। अब देखिए प्रेजेंट के तीनों टेंस हमारे हो गए। जो चौथा टेंस है हमारा प्रेजेंट का, वो होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर हम इसकी बात करें तो इसकी सहायक क्रिया के अंदर पहले से ही हैज बीन और हैव बीन का इस्तेमाल होता है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रियाओं में हैज के साथ बीन पहले लगा हुआ है, हैव के साथ बीन पहले से लगा हुआ है। क्योंकि हैज हैव के साथ बीन पहले से लगा हुआ है तो इस सेंटेंस के अंदर देखिए हैज बीन हैव बीन के साथ इसमें आती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जितने भी कंटिन्यूअस होंगे, कंटिन्यूअस चाहे वो केवल कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या केवल या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, कोई भी किसी भी टेंस का हो, अगर कंटिन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म जरूर रहेगी। अगर कंटिन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म जरूर रहेगी, चाहे वो कोई भी है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया है हैज बीन हैव बीन। चूंकि पहले से ही बीन लगा हुआ है, मैंने अभी बताया था जिन सहायक क्रियाओं में बी या बीन लगा हुआ पहले से ही उनको पैसिव में हम नहीं बदल सकते। सेंटेंस होगा हमारा हैज बीन हैव बीन की जगह हम जब हम किसी सेंटेंस में पहले से हैज बीन हैव बीन आ गया तो रूल ये है हमारा कि इन सेंटेंस को हम पैसिव में नहीं बदल सकते, इनका एक्टिव पैसिव सेम होता है, इनको हम नो पैसिव की क्लास में रखें। अब देखें हम अगर तो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट के चारों टेंस हमारे आगे, तीन के हमने एक्टिव से पैसिव बना दिए और चौथे को हम एक्टिव से पैसिव नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि पहले से ही हैज बीन के साथ हैव बीन के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। हाँ, अगर हैज बीन हैव बीन के साथ तीसरी फॉर्म होती, थर्ड फॉर्म होती तो फिर वो ये रूप होता, हैज बीन हैव बीन सब थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब है कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है, ठीक है, क्योंकि हैज बीन हैव बीन के साथ आपकी थर्ड फॉर्म है और जितने भी थर्ड फॉर्म वाले सेंटेंस हैं हमारे वो पैसिव में जाते हैं, यानी पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। अब हम पास्ट की बात करेंगे। पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट की बात कर लेते हैं। पहले पास्ट इंडेफिनिट को जो पहचानते हैं सेंटेंस के अंदर वो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म से पहचानते हैं। पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस के अंदर साधारण वाक्य अगर होता है तो उसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होगा, और यदि वाक्य हमारा निगेटिव या इंटरोगेटिव होता है तो हम डिड से पहचान लेंगे, डिड प्लस वर्ब की फिर आती है फर्स्ट फॉर्म। तो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या है इंग्लिश में? या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी अगर वो सिंपल सेंटेंस होगा, और अगर इंटरोगेटिव या निगेटिव होगा तो उसमें सहायक क्रिया के रूप में डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जब अगर डिड आ गया या मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई तो हम पहचान लेंगे वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है।
जब वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट का होगा तो फिर हम उसको जब पैसिव बनाएंगे उसके बाद हम उसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वाज या वर। समझिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर सेकंड फॉर्म या डिड से पहचान लेंगे, सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है। जब इनको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम इन वर्ब को हटा देंगे, इनकी जगह हम वाज वर्ब क्रिया के रूप में लगा के मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। वाज वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। अगर ये वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट की जगह पास्ट कंटिन्यूअस आ जाता है तो देखिए पास्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रियाएं होती है हमारी वाज वर्ब के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। जिस तरह से इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का था, हमने क्या करा था, इज एम आर लगा रहने दिया था और आईएनजी हटा के बीइंग लगाया था और बीइंग की जगह उसके बाद से उसकी थर्ड फॉर्म लगाई थी। यही रूप इसका भी है पास्ट इंडेफिनिट का। वाज वर सहायक क्रिया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ गई तो हमें क्या करना है, इसमें हेल्पिंग वर्ब सेम रखी जाएगी, वाज वर प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। वाज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है यानी पास्ट कंटिन्यूअस अगर है तो हम क्या करेंगे, वाज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, वाज वर्ब बी में आएंगे लगा देंगे बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाज वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए वाज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से पहचानेंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस का है, वाज वर्ब बीइंग और थर्ड फॉर्म से पहचानेंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस है। इसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस के बाद आता है हमारा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी केवल हैड के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग होती है हमारी हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब हम इसको पैसिव बनाते हैं तो हैड के साथ बीन होना जाएगा अपने आप, हैड बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आती है तो हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम करेंगे। इसके बाद अगर हमारा पास्ट परफेक्ट आता है, अगर हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है तो देखिए कंटिन्यूअस में आएंगे जरूर आएगी और पास्ट परफेक्ट भी है तो इसकी सहायक क्रिया होती है हमारी हैड बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, हैड बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। चूंकि पहले से देखिए इसमें बीइंग लगा हुआ है, जिन सहायक क्रियाओं में पहले से बी या बीइंग लगा होता है तो उनमें हम उनका पैसिव नहीं बना सकते, इसको अभी नो पैसिव। अब अगर हम देखें तो सेंटेंस के अंदर ये हमने 6 टेंस लिखे जिनके हम पैसिव बना सकते हैं और 2 टेंस ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 2 टेंस ऐसे हैं जिनको हम पैसिव में नहीं बदल सकते। तो यानी ये 8 टेंसेस, इनमें से 8 में से हम 6 को बदल सकते हैं। प्रेजेंट के 3 बन सकते हैं और पास्ट के 3 बन सकते हैं। इसी तरह से हम फ्यूचर की तरफ बात करेंगे, इसी तरह से हम फ्यूचर की तरफ बात करेंगे।
मक्खियों ने चाय पी ली, कोई बात करना। कंडीशन दिख रहे हो उन्हें? नहीं सर, और खा ले यार। कब नहीं है पार्टी है ये? संजीव सर का दिन लग रहा है बिल्कुल घर पर। तो भाई क्यों? अरे अब भैया बिस्किट खा लो यार, जब तुम आएगा तो। अरे मना ही तो कर रहा, तो खा तो फिर मिलेगा। सब लोग नोट डाउन कर रहे हैं नहीं? शिवा नोट करिए उसे। ठीक है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब ये ना तूने खाया होगा? अब देखिए, प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, हम फ्यूचर की बात करेंगे। अगर सेंटेंस आए फ्यूचर का इंडेफिनिट अगर आए, अगर फ्यूचर का इंडेफिनिट हो तो उसकी एक्टिव वॉइस में पहचान पड़ जाएगी। सारी क्रियाएं होती हैं हमारी उसकी विल या शैल के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट। एक्टिव वॉइस में फीचर होता है फ्यूचर इंडेफिनिट में विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब इसको पैसिव बनाएंगे तो केवल विल और शैल यहां बी और लगाना है, यानी फिर हो जाएगा विल बी शैल बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। सभी पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे हम। फ्यूचर इंडेफिनिट अगर होता है तो उसमें आएगा विल शैल, अभी फर्स्ट फॉर्म में अभी फर्स्ट फॉर्म पहचान पड़ जाएगी। विल शैल आ रहा है तो विल बी शैल बी, अपने आप बी का इस्तेमाल करेंगे हम। जब एक्टिव से पैसिव पढ़ेंगे हम तो सिर्फ इन दोनों चीजों पे फोकस करना है। अब देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट हुआ, फ्यूचर इंडेफिनिट के बाद हमारा आएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस हेल्प में होती है हमारे एक्टिव वॉइस की विल बी और शैल बी, और इन दोनों के साथ आते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। विल बी शैल बी और फर्स्ट फॉर्म में आएंगे यहाँ पर है, विल बी शैल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर है, दोनों में फर्क है। विल बी शैल बी का थर्ड फॉर्म होगी तो होगा हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस।
विल बी शैल बी के साथ आईएनजी फॉर्म ऑन होगा तो इसका मतलब है फ्यूचर कंटिन्यूअस है। और जब सेंटेंस के एक्टिव वॉइस में पहले से ही बी का प्रयोग है तो फिर हम उनको नो पैसिव की क्लास में रखेंगे। नो पैसिव, इसको भी हम पैसिव वॉइस में नहीं बदल सकते। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस के बाद आता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट की हेल्प में होती है हमारी विल, हैव या शैल हैव। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया होती है हमारी विल हैव या शैल हैव। जब विल हैव या शैल हैव आता है तो हम इन सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में ही हमें मिलेगा देखने को मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्योंकि जितने पैसिव वॉइस होते हैं या जितने परफेक्ट होते हैं वो सब उन सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया है हमारी विल हैव शैल हैव। देखो इसमें बी या बी नहीं है तो इसको भी हम पैसिव में बदल सकते हैं। विल हैव बीन, शैल हैव बीन, इनकी सहायक क्रिया हो जाएंगी, यानी इनको पैसिव वॉइस में जाएगा हमारा विल हैव बीन या शैल हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल हैव बीन, शैल हैव बीन और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद आता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, सहायक क्रिया उसकी होती है विल हैव बीन, शैल हैव बीन। विल हैव बीन और शैल हैव बीन। विल हैव बीन, शैल हैव बीन के साथ वर्ब की आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मैंने बताया था जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होंगे, चाहे वो केवल कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये सारे के सारे सेंटेंस के अंदर आईएनजी फॉर्म आएगी और ये फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म आएगी। जिन सेंटेंस के अंदर पहले से ही सहायक क्रियाओं में बी या बीन होता है उनको पैसिव में नहीं बदल सकते हैं, इन सेंटेंस को भी हम पैसिव में नहीं बदलेंगे। यानी हम ये देख सकते हैं कि जितने भी हमारे 12 टेंस, पहले 3 सेंटेंस होते हैं, तीन टेंस होते हैं हमारे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट के 4 होते हैं, पास्ट के 4 होते हैं, फ्यूचर के 4 होते हैं। तो इस तरह से 4 किया 12, यानी 12 टेंस हो जाते हैं। तो आउट ऑफ दीज 12 टेंसेज ओनली द सेंटेंसेज ऑफ 8 टेंसेज कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। यानी 8 टेंसेज के सेंटेंसेस को हम एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हैं और 4 को हम नहीं बदल सकते। वे 4 वे हैं जिनकी सहायक क्रियाओं में पहले से ही बी या बीन आता है। जिनकी सहायक क्रियाओं में बी या बीन पहले से ही आता है उन सहायक क्रियाओं में बी या बीन की वजह से हम उनको पैसिव फॉर्म में नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि वो खुद अपने आप में पैसिव फॉर्म होती है। तो अभी हमने एक्टिव पैसिव बनाने में एक बात सीखी कि केवल 8 टेंसेस को हम एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि जिन सेंटेंस के अंदर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिन सेंटेंस के अंदर ट्रांजिटिव वर्ब होती है, जिन भी सेंटेंस के अंदर ट्रांजिटिव वर्ब होती है, केवल उन्हीं सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदला जा सकता है। अब ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है ये भी पढ़ते हैं हम। आपको भी
पूरा पूरा बोर्ड दिखा देना। कोई बताए? कट गया? अब ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे पूरा दिखाई देगा। अब देखो, ये बस यही बता रहा हूँ मैं फिलहाल। ये पूरा दिख रहा है ना? अरे ये वाला दिख रहा है पूरा, ये बोर्ड नहीं। ये वाला पूरा दिख रहा है? यार इधर तो पूछ रहा हूँ मैं। ये बोर्ड पूरा दिखाई दे रहा, बस ये दिखना चाहिए पूरा, ये जिसमें मेरा हाथ है। सही है? देखो, ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को समझने के लिए मैं यहाँ पर पूरी एक टेबल बना रहा हूँ, वर्ब हमारी होती क्या है, किस तरह से होती है। और ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इसमें से हर पेपर में 3 या 4 क्वेश्चन हमेशा आए हैं, और आज ये आपके याद हो जाएंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल पूरे तैयार हो जाएंगे ये। पहले भी मैंने इस चीज़ को बता चुका हूँ, मैं आज फिर से इसको रिवाइज कर रहा हूँ। देखो है क्या, वर्ब हमारी बेसिकली 4 टाइप की होती है, 4 टाइप की। दूसरी बार ये चीज आ गई है, एक बार और आएगी, उसके बाद नहीं आएगी। जो नए हैं वो भी ध्यान दे, जो पुराने वो भी ध्यान दे। जहां समझ में ना आए मुझे रोक देना। वर्ब हमारी बेसिकली 4 प्रकार की होती है। एक ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलियरी वर्ब। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, लिंकिंग और ऑक्सिलियरी, इन सेंटेंस के मैं 4 क्वेश्चन में 4 सेंटेंस में लिख रहा हूं। जैसे ही स्लीप्स वेल। देखिए 4 सेंटेंस है हमारे पास, बहुत ध्यान समझने की जरूरत है। ये 4 प्रकार की क्रियाएं, ये 4 प्रकार की क्रियाएं हमारे इन 5 सेंटेंस में मैं लिख रहा हूं। 5 सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, इनको बहुत ध्यान से समझ लेना। ये है क्या, ये 4 प्रकार की क्रियाएं या तो हमारी सहायक क्रियाएं होंगी, या तो ये सहायक क्रिया होंगी, या फिर ये मुख्य क्रिया का कार्य करेंगे। यानी चारों प्रकार की क्रियाएं हमारी, या तो ये सेंटेंस के अंदर सहायक क्रिया काम करेगी, या फिर ये मुख्य क्रिया काम करेगी। और ये हमारी इन 5 सेंटेंस के अंदर जैसे मैंने लिखे इन रूपों में आएगी। सेंटेंस के अंदर पहला सेंटेंस है हमारे पास, ही स्लीप्स वेल, वह सोता है। वर्ब क्या है इसके अंदर, स्लीप। ये स्लीप एक वर्ब है, ये मुख्य क्रिया है यानी मेन वर्ब है। क्लियर? अगर मैं बात करूं इस सेंटेंस की, ही गेव मी ए पेन, उसने मुझे पेन दिया, इसके अंदर क्रिया क्या है,
गेव, इसके अंदर मुख्य क्रिया गेव है, क्लियर। उसके बाद थर्ड सेंटेंस के अंदर ही इज हेल्पिंग मी, इसके अंदर क्रियाएं दो हैं, देखो इज और इसके अंदर दो क्रियाएं हैं। ही इज हेल्पिंग मी, यानी एक तो इज है जिसको हम सहायक क्रिया कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, और एक हेल्पिंग जिसको हम मुख्य क्रिया कहते हैं, इसमें आईएनजी लग रही है। ही इज माई फ्रेंड, वह है मेरा दोस्त। अब देखिए इसके अंदर इज का इस्तेमाल है, इसमें भी इज है और इसमें भी इज है, इन दोनों इज में फर्क है। ये इज सहायक क्रिया के साथ आ रहे हैं, इस सेंटेंस के अंदर एक्शन हो रहा है, इस सेंटेंस के अंदर एक्शन हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, वो हेल्प कर रहा है मेरी, क्लियर। ये इज हेल्पिंग वर्ब है और ये हेल्पिंग इसमें मेन वर्ब है। जबकि अगर हम इस सेंटेंस की बात करें ही इज माई फ्रेंड, इस सेंटेंस के अंदर कोई भी एक्शन नहीं है, कोई भी एक्शन नहीं है। एक्शन नहीं है मतलब कोई कार्य नहीं है। ही इज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। ही इज हंग्री, वह भूखा है। आई एम ए किंग, मैं एक राजा हूं। यू आर ए बैगर, तुम एक भिखारी हो। यू आर ए बैगर, तुम एक भिखारी हो। ही इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। कोई काम थोड़ी हो रहा है इन सेंटेंस के अंदर, ठीक है। आई विल बी बनूंगा, विल बी। ही वॉज हंग्री, वह भूखा था, क्लियर। इस सेंटेंस के अंदर हम देखें, इस सेंटेंस के अंदर हम देखें तो इसमें कोई मुख्य क्रिया नहीं है, क्लियर, इतनी बात। अब देखें, आगे देखेंगे ही कैन हेल्प मी। अब इस सेंटेंस में कैन आया है, हेल्प, हेल्प की मेन वर्ब हो गई, और ये कैन इसके अंदर ऑक्सिलियरी वर्ब, इसे सहायक क्रिया भी कहते हैं, लेकिन इस सहायक क्रिया का रूप अलग है। इसका नाम है मॉडल, ये है मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब, क्लियर। फिलहाल हम सबसे पहले हम सीखने वाले हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब केवल सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब के दो रूप हैं। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब के रूप में है दो। सहायक क्रिया की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ये सहायक क्रिया का रूप नहीं है, बल्कि मेन वर्ब का रूप है। मेन वर्ब हमारी दो प्रकार से आती है, या तो ट्रांजिटिव के रूप में आएगी या फिर इंट्रांजिटिव रूप में आएगी। मैंने इसकी हिंदी अभी नहीं बताया, आपको हिंदी बताने में नहीं चाह रहा मैं, क्योंकि इसको अंग्रेजी में आप समझेंगे। ट्रांजिटिव का मतलब अगर हम बात करें, वह क्रिया जो अपने सब्जेक्ट के साथ में आती है, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया जो अपने ऑब्जेक्ट के साथ आती है, जो अपने कर्म के साथ आती है, सकर्मक। और इंट्रांजिटिव अकर्मक, जो बिना कर्म के आती है। इसे हम पहचान सबसे पहले दोनों के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दूसरे बोर्ड में पढ़ेंगे। जी देखिए, इधर समझेंगे हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। मैंने बताया ट्रांजिटिव, सबसे पहले देखिए ट्रांजिटिव 4 सेंटेंस कम से कम आने वाले हैं, हर एक पेपर में आए हैं, हर पेपर में आए हैं, इनको सीखना बहुत जरूरी है। ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होती है जिसको कहते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया वो क्रिया जिसको अपनी बात पूरी करने के लिए अपने ऑब्जेक्ट का सहारा लेना है। सिंपल से एकदम सीधी सादी बात है
ट्रांजिटिव वर्ब से सवाल पूछेंगे क्या, किसे। जी देखो, ट्रांजिटिव वर्ब को समझने के लिए हम सेंटेंस से, उस सेंटेंस के अंदर जो क्रिया आई है मुख्य क्रिया से क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या, कि किसे। जो भी सेंटेंस क्या और किसे का जवाब दे देगा, जो भी सेंटेंस क्या और किसे का जवाब दे देगा, उस सेंटेंस के अंदर ट्रांजिटिव वर्ब है। जो सेंटेंस क्या किसे का जवाब नहीं देगा, किसी और क्वेश्चन का जवाब देगा, कहाँ, कैसे, किसको, किसने, ये सब अगर जवाब देगा, किसको तो किसे ही हो गया, क्या और किसे का अगर जवाब मिलता है, क्या किसे का अगर जवाब मिलता है तो ट्रांजिटिव वर्ब है, क्या किसे का जवाब अगर नहीं मिलता है तो इनट्रांजिटिव वर्ब है। ज्यादा चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं। जैसे मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, सेंटेंस हमारे पास ही ईट्स एन एप्पल, सेंटेंस ये हमारे पास, ही ईट्स एन एप्पल, वह खाता है, वह क्या खाता है, क्वेश्चन पूछो, वह वह ये सब्जेक्ट खाता है, क्या खाता है, क्या खाता है, जवाब मिला एन एप्पल, एप्पल खाता है, जवाब मिल गया। अगर जवाब मिल गया, सेंटेंस के अंदर है ट्रांजिटिव वर्ब। ईट्स एन एप्पल का मतलब है कि इस सेंटेंस के अंदर जो वर्ब है ये ईट, ये है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। अगर सेंटेंस है अगर सेंटेंस ये है ही ईट्स ग्रीडीली, देखिए वर्ब भी सेम है, ईट इसमें भी है और ईट इसमें भी है। ही ईट्स ग्रीडीली, वह बहुत लालच से खाता है, अबर तबर से खाता है। तो देखिए वह खाता है, वो खाता है, खाता है, क्या खाता है, क्या खाता है, जवाब मिला कुछ, क्या खाता है जवाब नहीं मिला, बस ये वह खाता है, कैसे खाता है, लालच से खाता है, अबर तबर से खाता है। इस सेंटेंस के अंदर वह खाता है, खाता है, क्या खाता है का जवाब नहीं मिला। चूंकि जवाब नहीं मिला क्या या किसे का, इसीलिए इसके अंदर ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, बल्कि इसके अंदर है इनट्रांजिटिव। सेंटेंस इस तरह से आएगा, निम्न में से किस सेंटेंस के अंदर ट्रांजिटिव वर्ब है, कैसे पहचानेंगे, ही ईट्स एन एप्पल, वह खाता है, वर्ब से हम सेंटेंस के अंदर वर्ब तक आएंगे, वह खाता है, इसकी हिंदी निकालेंगे खाता है। अब यहां लिख लेंगे एक साइड में खाता है, एक साइड में लिख लेंगे खाता है। अब उसके आगे लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, क्या खाता है, जो भी जवाब मिलेगा, अगर क्या का जवाब मिल गया या किसे का जवाब मिल गया, समझ ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या किसे का जवाब अगर नहीं मिला तो इनट्रांजिटिव वर्ब है। ये सेंटेंस जवाब दे रहा है, ही ईट्स एन एप्पल, वह एक एप्पल खाता है, क्या खाता है, एप्पल खाता है, तो सेंटेंस हमें जवाब मिल गया ट्रांजिटिव वर्ब। ये सेंटेंस, ही ईट्स ग्रीडीली, वो बहुत लालच लालच करके खाता है, वह खाता है, वो क्या खाता है, पता नहीं क्या खाता है, क्योंकि इसमें क्या का जवाब नहीं मिला, या किसे, वह किसे खाता है, किसे का जवाब भी नहीं मिला, तो इसके अंदर क्या किसे का जवाब चूंकि नहीं मिला, तो इसके अंदर ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, इसके अंदर है इनट्रांजिटिव वर्ब, आकर्मक क्रिया, क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है। कई बार कंफ्यूजन ये हो जाता है, ही गोज टू दिल्ली, वो दिल्ली जाता है। कई बार क्या करते हैं, वह जाता है और ऑब्जेक्ट क्या है, दिल्ली,
समझ में आता कि दिल्ली ऑब्जेक्ट सकर्मक हो गई? नहीं, इसके अंदर सकर्मक ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। क्योंकि सेंटेंस में जाएंगे, ही गोज, वह जाता है, वह जाता है, वह क्या जाता है पता नहीं, वह किसे या किसको जाता है, किसे या किसको जाता है पता नहीं, दोनों का जवाब नहीं मिला। इस सेंटेंस के अंदर वह कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, जवाब मिल गया, दिल्ली जाता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब कहाँ का जवाब नहीं देती है, बल्कि ट्रांजिटिव वर्ब देती है क्या या किसे का जवाब। जो भी क्रिया क्या या किसे का जवाब देगी, केवल वो ही क्रिया हमारी ट्रांजिटिव होगी, सकर्मक होगी। इस सेंटेंस के अंदर ही गोज टू दिल्ली में वह जाता है, क्या किसे जाता नहीं मिला, कहाँ जाता है कहाँ मिला। क्योंकि क्या किसे का नहीं मिला, इसके अंदर ट्रांजिटिव नहीं है, बल्कि इसके अंदर इनट्रांजिटिव। हर साल पेपर आया है, 3-4 क्वेश्चन जरूर आते हैं, और केवल केवल ध्यान रखना, केवल उन सेंटेंस को ही हम पैसिव में बदल सकते हैं, केवल उन्हीं सेंटेंस को हम पैसिव में बदल सकते हैं जिन सेंटेंस के अंदर ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ट्रांजिटिव वर्ब यानी वही सेंटेंस केवल जो क्या या किसे का जवाब देते हैं। ओनली दीज टाइप ऑफ सेंटेंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस, फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव और वैसे वर्सा। क्लियर? इंट्रांजिटिव के मैं और एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं, इसके एग्जाम्पल निकाल लेना। देखिए मैंने ये 4 सेंटेंस लिखे हैं आपकी बोर्ड पर। ही स्लीप्स वेल एट नाइट, वह रात को बहुत अच्छी तरह से सोता है, वह रात को अच्छी तरह से सोता है। इसमें वर्ब क्या है? स्लीप। अब इससे सवाल पूछो, वह रात को, वो रात को क्या सोता है, वह रात को क्या सोता है पता नहीं क्या सोता है। वह रात को किसे सोता है, पता नहीं किसे सोता है। क्या किसे का जवाब ही नहीं मिला, क्योंकि क्या किसे का जवाब ही नहीं मिला, तो इस सेंटेंस के अंदर जो स्लीप वर्ब है ये है हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब। ये इस सेंटेंस के अंदर स्लीप्स वेल एट नाइट का मतलब है कि इस सेंटेंस के अंदर ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, इसके अंदर इंट्रांजिटिव वर्ब है। अगर यदि सेंटेंस ये पैसिव वॉइस के लिए आ गया तो हम इसको पैसिव वॉइस में नहीं बदल सकते हैं, हम इसे पैसिव वॉइस में नहीं बदल सकते, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में नहीं बदल सकता, क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, इसके अंदर इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा क्या या किससे का जवाब नहीं देता। अगर हम इस सेंटेंस की बात करें, ही गेव मी ए पेन, उसने मुझे दिया एक पेन, उसने मुझे क्या दिया, उसने मुझे क्या दिया, जवाब मिला पेन दिया, यानी जवाब मिल गया, जवाब मिल गया, जवाब मिल गया। तो ये है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब, ना कि इंट्रांजिटिव। उसने उसने दिया, उसने किसे दिया, उसने किसे दिया, जवाब मिला उसने मुझे दिया, जवाब मिला उसने मुझे दिया। तो ये तो मी की वजह से इसमें 2 ऑब्जेक्ट हो गए। ये क्रिया ऐसी है जो 2 ऑब्जेक्ट रखती है, एक सजीव और एक निर्जीव, एक संजीव और एक राजीव। रतन सिंह नहीं, सजीव और निर्जीव, सही है। तो ये क्रिया क्या और किसे दोनों का जवाब दे रही है, तो ये सेंटेंस के अंदर ये भी ट्रांजिटिव वर्ब होगी, इंट्रांजिटिव नहीं। अब देखो, ही इज हेल्पिंग मी। अब अगर हम देखें, चार छह सेंटेंस में इधर लिखता हूं, आपको थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा उसका, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे मैं रब कर रहा हूं।
सेंटेंस है दे केम टू मी लेट एट नाइट, दे केम टू मी लेट एट नाइट, वे मेरे पास आए। वर्ब क्या है इसके अंदर? केम। सेंटेंस से पूछेंगे वो मेरे पास क्या आए, केम मतलब आए, क्या आए पता नहीं क्या आए, वो किसे आए, वो मेरे पास किसे आए पता नहीं किसे आए। ये सेंटेंस भी हमारा क्या और किसे में से जवाब किसी का भी नहीं दे रहा। इस सेंटेंस के अंदर भी इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्लियर? सेंटेंस है शी ले इन हर बेड, शी ले इन हर बेड। ले मतलब लेटी, लाई ले लेन, लाई ले लेन आराम के लिए लेटना। वह लेटी थी अपने बिस्तर में, ले लेटना। शी ले, वह लेटी थी अपने बिस्तर में, खुद लेटी थी। वह क्या लेटी थी? वह किसको लेटी थी? किसे लेटी थी या किसको लेटी थी बिस्तर में? पता ही नहीं, क्योंकि ये भी सेंटेंस में ले जवाब नहीं दे रहा किसी का भी। इस सेंटेंस के अंदर भी इंट्रांजिटिव वर्ब है। इस सेंटेंस के अंदर भी इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब सेंटेंस अगर है शी लेड हर बेबी तो ये शी लेड हर बेबी ऑन द बेड। अब देखिए ये लेड है, ये लेड ले लेड लेड, देखिए LAY ले LAID लेड LAID लेड। इसका मतलब है लिटाना या नीचे रखना, लिटाना या नीचे रखना या फैलाना, कोई चीज फैला देना, जमीन पर फैला देना, जमीन पर लिटा देना, जमीन पर बिछा देना। ले लेड ले ले लेड लेड। और एक क्रिया आती है हमारी, मैं इधर लिख रहा हूं LIE लाई LAY ले LAIN लेन। इसका मतलब है लेटना, आराम के लिए लेटना, आराम के लिए लेटना। लाई ले लेन जरूर आता है, ये लेट फिर आ गया। अब देखिए उसने लिटा दिया, किसे लिटा दिया? अपने बेबी को। ऑब्जेक्ट है ना इसको, उसने लिटा दिया, उसने लिटा दिया, लिटा दिया। किसको लिटाया, किसे लिटाया, किसे लिटाया? जवाब मिला हर बेबी। उसने अपने बेबी को लिटा दिया। कहाँ लिटा दिया? बेड पर लिटा दिया। तो इस सेंटेंस के अंदर जवाब क्या का मिल गया? किसे का मिल गया। चूंकि इसको किसे का जवाब मिल गया, तो ये लेट जो वर्ब है, इस वर्ब को हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। इसको कहेंगे हम ट्रांजिटिव वर्ब। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं मैं। डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर। डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर। कुत्ते भौंकते हैं, किस पर भौंकते हैं? स्ट्रेंजर्स पर भौंकते हैं। ये सेंटेंस बहुत कंफ्यूज करता है। ज्यादा जो सियाने लोग हैं वो सोचते हैं यार डॉग भौंकता है, एट द स्ट्रेंजर किस पर भौंकता है? स्ट्रेंजर पर भौंकता है। ये देखिए ध्यान रखना, ये सेंटेंस किसे जवाब नहीं, किसे का जवाब नहीं दे रहा है, किसको का जवाब नहीं दे रहा। सीधे डॉग भौंकते हैं, किसे भौंकते हैं, ऐसा नहीं है। डॉग
जवाब है किसके ऊपर भोगते हैं, किस पर भोगते हैं। इसमें पर भी है, यानी प्रीपोजिशन भी है। जब प्रीपोजिशन होती है वर्ब के साथ तो उसके अंदर ज्यादातर मामलों में इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब हम इसमें भी देखें, बात करें तो इसमें आ रहा था केम टू मी, देखो केम के बाद टू आ रहा है। गो टू दिल्ली, केम टू मी, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, शी ले इन हर बेड, ले के बाद इन आ रहा है, वर्ब प्रीपोजिशन, वो बेड के अंदर लेटी है, बिस्तर पर लेटी है, बेड के साथ इन आ रहा ना, यानी बिस्तर में, बेड यहाँ पे बिस्तर में के लिए है। और ऑन बेड का मतलब है बेड के ऊपर, बिस्तर में नहीं, बिस्तर में नहीं लिटाया बल्कि बेड पर लिटाया। ये बात ध्यान रखना। मैंने यहाँ पर इस सेंटेंस में बेड से पहले ऑन का इस्तेमाल किया क्योंकि उसने बच्चे को लिटाया। कहाँ लिटाया? बेड के ऊपर लिटाया। इस सेंटेंस के अंदर वह आराम कर रही है। कहाँ आराम कर रही है? बिस्तर में आराम कर रही है। यहाँ पे बेड का मतलब बिस्तर है। तो पॉइंट है, इफ डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर का मतलब है इसके अंदर बार्क करता है वो पर, किसके ऊपर? स्ट्रेंजर्स पर भी है इसके अंदर। अगर जवाब होगा बिल्कुल सीधे सीधे, अगर सेंटेंस होता है ये, डॉग्स बिट हिम, डॉग्स बिट हिम, देखिए कुत्तों ने बिट काटा हिम उसको। अब ये सीधा जवाब है, कुत्ते ने काटा, किसको काटा? किसे काटा? उसे काटा। तो इसके अंदर किसे का जवाब सीधा सीधा मिल गया। इसके अंदर है ट्रांजिटिव वर्ब। डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, कुत्ते भौंकते हैं। किसे भौंकते हैं? ऐसे नहीं है, किस पर भौंकते हैं, क्योंकि हम लोग हिंदी गलत निकाल लेते हैं सेंटेंस की। तो किसे भौंकते हैं या किस पर भौंकते हैं? इस सेंटेंस के अंदर ना किस पर भौंकते हैं, किस पर की जवाब नहीं चाहिए हमें चाहिए सीधा सीधा किसे भौंकते हैं या किसको भौंकते हैं। इसके अंदर किस पर, इसके अंदर पर का भाव भी है। तो इसके अंदर इंट्रांजिटिव वर्ब है। डॉग बार्क्स एट द स्ट्रेंजर का मतलब है इंट्रांजिटिव वर्ब। इसमें एक और चीज ध्यान रखिएगा, खास करके मेरे लिए दुआ करना, आज खास करके सुबह से। क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान से समझने की जरूरत है। ऐसा आ जाता है, हम वर्ब में नाउन में पढ़ेंगे इसे। डॉग्स के साथ ऐसा आया है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ऐसा एज नहीं आया यहाँ पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। इन डॉग्स का मतलब है कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते भौंकते हैं। यानी मैं किसी खास कुत्ते की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि सारी कुत्ता बिरादरी की बात कर रहा हूं, सारी कुत्ता बिरादरी की बात कर रहा हूं मैं। अगर मैं किसी कॉमन नाउन से पूरी जाति का बोध कराऊंगा तो मैं उसको दो रूप में करा सकता हूं। एक, केवल एक वचन का प्रयोग करके हम उसके साथ आर्टिकल ए या दा लगाएंगे, ए या दा लगाएंगे। मैं ये कह सकता हूं द डॉग सिंगुलर, द डॉग या ए डॉग बार्क, यहां पर जाएगा बार्क्स, बहुवचन हो जाएगा ना, वो एक वचन की वजह से यहाँ पे ऐसे लग जाएगा। ए डॉग बार्क्स एट द स्ट्रेंजर्स, कुत्ता भौंकता है स्ट्रेंजर्स पर। A cow is an economical animal. A cow is an economical animal. A dog is a faithful servant, faithful animal. एक ही जगह मैं दावे लगा सकता हूं, The dog is a faithful animal. एक वचन के साथ ए अदा लगा सकते हैं, आर्टिकल जरूर लगाएंगे एक वचन के साथ, लेकिन बहुवचन के साथ अगर हम बहुवचन से उसकी पूरी जाति बिरादरी का बोध करा रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में हम डॉग्स के साथ दा नहीं लगा सकते। अगर बहुवचन कॉमन नाउन से उसकी पूरी जाति का हम बोध कराएं तो ऐसे बहुवचन के साथ हम केवल मतलब बिना आर्टिकल का वो नाउन लाना चाहिए। ऐसे नाउन्स के साथ हम, ऐसे बहुवचन नाउन्स के साथ हम